बच्चों के मन में बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, पेरेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम जब हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो आपको सिलेक्शन करने के लिए नहीं बनाए जाते हुँ, हैं, वो आपको एलिमिनेट करने के लिए बनाए जाते हैं। हुँ, आप बहुत स्मार्ट हो गए, हुँ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप हुँ, हार्ड वर्किंग नहीं हो, हुँ, तो आप नहीं जीत सकते। तो ग्रेजुएशन डिग्री जो है, हुँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नहीं है। हुँ, Your life does not end, or the journey with for the tag law of that does not college. end just because you don't have a tag of a top NLU. This is not an examination of a lot of concepts, but हुँ, क्लैट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ और इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, तो क्या तब भी मैं क्लैट क्रैक कर सकता हूँ? अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको भी आते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ वैभव सर हैं। हाय सर। hi, hello. सर, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है बच्चों के प्रिपरेशन के अराउंड, आज हम उन्हीं सब पे बात करेंगे। Sure. तो सबसे पहला क्वेश्चन, आइडियली कब क्लैट की प्रिपरेशन किसी को स्टार्ट करनी चाहिए? ओके, सो मतलब मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, बच्चों के मन में बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, पेरेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम जब हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सो कई बार ये पूछा जाता है कि क्या क्लास 10 से स्टार्ट कर दें, क्या क्लास 11th में स्टार्ट करें, क्या 12th में करना चाहिए, 12th के बाद करना चाहिए। विथ वेरीड बच्चों को मेंटर करने के बाद, उनसे सुनने के बाद, उनकी जर्नी जानने के बाद, एक चीज़ जो समझी है कि आइडियल टाइम फॉर अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन टू स्टार्ट इज 11th ग्रेड। ओके। आपको 11th से स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। 11th करनी चाहिए, 12th करनी चाहिए। हुँ, अ, लेकिन वो जो जर्नी होती है आपकी, हुँ, वो थोड़ी अर्ली स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। इन द सेंस कि अगर आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, हुँ, और आपको लग रहा है कि यार लॉ एक अच्छा करियर हो सकता है मेरे लिए, हुँ, and बहुत सारे बच्चों को उस समय क्लैरिटी नहीं भी होती है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हुँ, बट हाँ, एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन ऑफ रीडिंग हैबिट, इनकलकेटिंग दैट रीडिंग हैबिट, हुँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप लॉ में जाओ, नहीं जाओ, कहीं भी ठीक है, जाओगे, वो बहुत आपको हेल्प करेगी। हेल्पफुल ही रहेगा। But yes, that reading habit of reading newspaper, knowing what is going हुँ, on in the world, हुँ, that awareness is something which builds that foundation. So that is something which you can ओके, do in your 9th grade, your 10th grade. हुँ, But structured preparation towards cracking that हुँ। entrance examination from 11th onwards is a good enough time to start. सर, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है जब बच्चा ना बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, लेट्स से 10th से स्टार्ट कर दिया, 11th से कर दी, तो वो जो 2 साल की या 2 साल से ज़्यादा की जब जर्नी होती है प्रिपरेशन की, तो बीच में बहुत बर्नआउट होने लगता है, मोनोटनी आती है, छोड़ने लगता है बच्चा, Correct. उससे कैसे डील करेंगे फिर? Yeah, that is the challenging part of the examination. ओके। I think the examination does not, that entrance examination जो होता है ना, वो आपको सिलेक्शन करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, हुँ, वो आपको एलिमिनेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, एंड दैट एलिमिनेशन हैपेंस थ्रू वेरियस फैक्टर्स। वन अच्छा। ऑफ दैट फैक्टर इज कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। हुँ, आपको फटीग हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने अपने हुँ, को पुल आउट किया। ऑफ कोर्स देयर विल बी बर्नआउट। हुँ, ऐसा नहीं है, वो किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक क्रिकेटर हो, सबको वो बर्नआउट होता है। हुँ, द द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ डू यू डील विद दैट बर्नआउट, ओके, एंड द आइडियल वे ऑफ डीलिंग विद दैट बर्नआउट इज टू टेक थिंग्स अ लिटिल स्लो। ठीक है। आपकी पेस कभी भी एक सेम नहीं होती है। अगर आपने हुँ, कभी एक मैराथन रनर को देखा होगा, तो वो हुँ, स्टार्टिंग बहुत स्लो करता है, हुँ, फिर थोड़ा सा पेस पेस जो है बढ़ाता है। इंक्रीज करता है, एंड टुवर्ड्स द फाइनल लैप जो होता है, वो अपनी इतनी एनर्जी सेव करके रखता है कि हुँ, वो बोलता है कि मैं अब यहाँ पे सबसे तेज भागूंगा, सारी एनर्जी लगाऊंगा। अगर वो एक ही पेस पे कंटिन्यूसली दौड़ेगा, तो ऑफ कोर्स लास्ट में एनर्जी बचेगी नहीं, विल बी बर्नआउट। तो द वे टू डील विथ दैट बर्नआउट इज कि आप अपने पेस को थोड़ा सा मैनेज हुँ। करते चलो। अ, इसी से एक कनेक्टेड क्वेश्चन है मेरा कि क्या टॉपर्स ही क्लैट क्रैक कर सकते हैं या कंसिस्टेंसी मेजर फैक्टर होता है किसी को क्लैट क्रैक करने के लिए? So there's a very famous saying, something which is very close to my heart also. Hard work wins when talent does not work hard. ओके। आपके पास बहुत इंटेलिजेंस होगा, हुँ, आपकी आईक्यू बहुत अच्छी होगी, हुँ, आप बहुत स्मार्ट होगे, हुँ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप हुँ, हार्ड वर्किंग नहीं हो, हुँ, तो आप नहीं जीत सकते। ठीक ओके। है, सो आई थिंक इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं दे सकता हूँ, बिकॉज टू ऑफ आवर ऑल इंडिया रैंक वन हुँ, इन द लास्ट 2 years,
मैं अगर उनकी जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ करूं बच्चों के लिए, तो सक्षम गौतम ऑल इंडिया रैंक 1 क्लैट 2025। इनिशियल 5-6 मॉक्स जब हम देख रहे थे, तो एट दैट टाइम ही वाज स्कोरिंग इन, उसका एवरेज स्कोर इन मॉक्स वाज 63। ओके। वेराज फाइनली जो उसने एक्चुअल क्लैट डे के दिन स्कोर किया वाज 103.75 और 105.75 टाइम्स, यस। तो दैट जर्नी फ्रॉम 63 टू 105.75, वो सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आया। अगर इंटेलिजेंस ही सब कुछ होता तो वो स्टार्टिंग से 105.5 पे होता या हंड्रेड्स के रेंज में होता। इट इज कंसिस्टेंसी, नोइंग कि मेरी क्या वीकनेसेस है, मेरे क्या मैं कहाँ पे एरर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है, आप वो सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो। सिमिलरली ऑल इंडिया रैंक 1 क्लैट 26 गीताली गुप्ता की बात करें, तो इनिशियल मॉक्स में हर एवरेज स्कोर वाज अराउंड 86 एंड फाइनली she scored 112 in the final CLAT examination. So वो 86 से 112 जो है, वो अगेन इज अ जर्नी ऑफ कंसिस्टेंसी कि भाई मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो 2 different people, 2 different years apart, एंड उनकी जर्नी से अपने को ये समझ में आता है कि कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप लगातार जो है वो लगे रहते हो। एंड अगेन going back to the first point, both of them were 2-year students, है ना। तो वो 2 साल से वो लोग प्रेपरेशन कर रहे थे। 11th से उन्होंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी, भले दैट 11th was a little slow, 12th में फिर पेस, तो वो क्या उनको बर्नआउट हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ होगा। बहुत बार बीच में लगा होगा कि यार अरे नहीं, मन नहीं कर रहा है, होता है, बट उन्होंने अपने पेस को मैनेज किया, एंड दैट इज हाउ दैट कंसिस्टेंसी हेल्प्स। ओके। एक और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों का, वो रहता है स्ट्रीम से रिलेटेड। 11th में उसे स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, तो क्या ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करने से हमें कोई फ़ायदा होगा क्लैट की प्रिपरेशन में, या कोई भी स्ट्रीम हम ले सकते हैं? ये सो बेसिकली दिस क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड, मतलब इसको बहुत अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जनरली अगर मतलब सजेस्ट ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ले लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जहाँ पे 5 years लॉ है, वहाँ पे एक्चुअली बीए पढ़ाया जाता था मोस्टली। अभी वो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एवरीवन हैज काइंड ऑफ स्टार्टेड मिक्सिंग एंड मैचिंग विद बीकॉम, बीबीए, वो लोग वो सारे कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं। तो बहुत पहले का वो नोशन था जो अब चेंज हो रहा है, कि क्योंकि आपको लॉ स्कूल में जाके ह्यूमैनिटीज ही पढ़ना है अपने बीए में, तो माइट एज वेल बेटर है कि आप 11th में बीए मतलब ह्यूमैनिटीज पढ़ लो, तो थोड़ा सा हेल्प होगा। तो बहुत सारे एनएलयूज में अभी भी ये चीज वैलिड है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस नोशन इज चेंजिंग। ओके, तो आई थिंक चूजिंग योर स्ट्रीम इन 11th शुड बी प्योरली डन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स। ओके। तो अगर लेट्स से योर इंटरेस्ट इज इन साइंस, यू शुड गो विद साइंस। आप बहुत हार्ड वर्क करोगे एंड गुड चांसेस आप क्लैट में भी बहुत अच्छा करोगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एज केसेस हैं। इफ यू रियली एंजॉय नंबर्स, आपको अकाउंट्स और ये सब बिजनेस बहुत पसंद है, आपको डेफिनेटली कॉमर्स लेना चाहिए। बहुत सारे एनएलयूज में बीकॉम एंड एलएलबी वाला ऑप्शन भी जो है वो आ चुका है। एंड ऑफ कोर्स अगर यू हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, तो आपको डेफिनेटली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम जो है वो चूज करनी चाहिए। ऐसा कोई बहुत मेजर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो नहीं मिल जाएगा आपको। हाँ, ह्यूमैनिटीज के साथ बस एक चीज होती है कि क्योंकि थोड़ा रिलेटिवली, अगेन ये नोशन है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज में बहुत पढ़ना पड़ता है, you have a lot to read, but एक नोशन है कि आपको कम पढ़ना पड़ता है ह्यूमैनिटीज में, तो you will have more time for your CLAT preparation, but again it can depend from person to person. सर नेक्स्ट है कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से नहीं है, या फिर इंग्लिश मीडियम से होने के बाद इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या ऐसे बच्चे भी क्लैट क्रैक कर सकते हैं? See, nothing is impossible, to be very honest. Is it challenging? I would say yes. Is it impossible? I would say no. देखो, आइडियल वर्ल्ड में जैसे कि होता है कि भाई मल्टी लिंग्विस्टिक एग्जामिनेशन होना चाहिए। पता नहीं अब वो कब होगा, वी डोंट नो, बट थिंग्स विल इवॉल्व विथ टाइम। बट एज ऑफ नाउ व्हाट द स्टेट इज दैट द पेपर इज इन इंग्लिश, और आपको उस लैंग्वेज की थोड़ी सी मास्टरी तो करनी पड़ेगी।
इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ए हिंदी मीडियम बैकग्राउंड या यू कम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड बट आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टे नहीं है आपका, तो that actually is something that you realize from the very beginning of your preparation and you start working towards it कि भाई ठीक है ये मेरा weak area है and I have to master it और मैं उसको overcome करके I will crack this examination. So nothing is impossible, it's just that you will have to work harder towards your goal. ओके सर, जब स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो किस स्टेज पे उसे आके अपने मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए, कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए? So ideally, I would say that let's say if you're starting your preparation in the month of January, ठीक है, let's say एकदम वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि यार एकदम 1st of January से I'll start my preparation. So let's say you have started your preparation from January till March, आप 2 हफ्ते में एक बार मॉक लिखो. आपको लगेगा यार मेरी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है. लाइक आई सेड, आप दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ a lot of concepts, but it's an exam of your understanding. It tests your language skills, it tests your understanding skills, and it tests your logical skills कि आप कितना logically सोच सकते हो. तो आपको जीरो तो नहीं आएगा, मतलब मैंने नहीं देखा है बच्चों को जीरो आते हुए, ठीक है, वो कुछ ना कुछ नंबर तो स्कोर कर लेते हैं. फायदा इससे बस एक चीज ये होती है कि कुछ बच्चे डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि अरे मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो मैं मॉक नहीं लिखूंगा. टू ऑल दो स्टूडेंट्स आई वुड से डिसहार्टेंड मत हो, इट्स जस्ट कि ठीक है मेरे इतने नंबर आए, मुझे आता क्या क्या नहीं है एटलीस्ट मैं वो एक जगह लिख लूं और मैं अपने स्टडी टेबल पे लगा लूं कि यार देखो मेरे को ये सारी चीजें नहीं आती है, उसमें आई विल कीप एडिंग टू द टॉपिक्स जो मेरे को नहीं आ रहे हैं. स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे जब आपके वो सारे टॉपिक्स होते चले जाएंगे, आप वहां से उसको क्रॉस करते चले जाओगे कि यार ये सारे टॉपिक्स अब मेरे को आते हैं, एंड देन यू विल सी 6 months डाउन द लाइन कि आपने कितने कुछ वहां से एलिमिनेट कर दिए हैं. सो स्टार्टिंग राइटिंग और टेकिंग द मॉक्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू अ रोड मैप कि आपको चलना किस पाथ पे. एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में काफी हेल्प करती है. और जो इनिशियल मॉक स्कोर्स रहते हैं वो किस लेवल तक रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी एक्चुअल में क्लैट रैंक क्या आने वाली है उससे? ओ मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं होता कि आपके इनिशियल स्कोर्स जितने आ रहे हैं वही आपके फाइनल स्कोर्स होंगे, क्योंकि आप ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, 6 months, 1.5 years, 2 years आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हो, आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, एंड आप बहुत सारी वो गलतियां नहीं करते हो जो आपने इतने सारे टाइम में कर ली होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो है वो हमेशा बढ़ ही जाता है. गुड एग्जाम्पल्स, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट Saksham Gautam, CLAT 25, All India Rank 1, averaging started with an average mock score of 63, landed at 105. CLAT All India Rank 126, Gitali Gupta started with an average score of around 86, landed at 113. तो वो इनिशियल्स तो उनका भी काफी कमी था ना, मतलब ठीक है गीताली का थोड़ा ऊपर था सक्षम के कंपैरिजन में, बट सक्षम थोड़ा नीचे था, लेकिन अब देखो कि वो जंप भी कितना हुआ. तो आपके इनिशियल स्कोर्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, आप डेफिनेटली ऊपर ही जाते हो. द ओनली थिंग इज यू विल हैव टू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. जो बच्चे 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए 2 साल की जर्नी का कैसा रोड मैप होना चाहिए? सो द रोड मैप फॉर 11th ग्रेड स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहले आपको अपने को बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है कि बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे और लंबे पीरियड के लिए आएंगे, तो यू हैव टू नेविगेट दोज अप्स एंड डाउन्स. कभी भी वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगी. बायोलॉजी में भी देखते हैं ना, मेडिसिन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज लाइक यू आर डेड, so you need that waxing and waning graph across your 2 years of journey, so be mentally prepared for that. It will happen. First year is a lot of foundation. मतलब take your first year very seriously. Generally उल्टा होता है. 11th वाले बच्चे जो है 11th में चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, कह रहे अपने पास 2 साल है, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, अभी थोड़ा चिल कर लेते हैं. फिर 12th में जब आता है तो लगता है अरे यार लास्ट ईयर हमने कुछ किया नहीं, हमको थोड़ा ये सारी चीजें हम शायद लास्ट ईयर कर लेते तो इस साल थोड़ा इजी होता. बिकॉज इन द फर्स्ट ईयर जर्नी
आपने अपने कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है. Now the second year is more about and you have a good edge now over a lot of students who started in 12th जो आपके साथ एग्जाम लिखेंगे, तो आप उनसे ऑलरेडी बहुत आगे निकल गए हो, राइट? तो अब सेकेंड ईयर इज मोर अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स एंड फिलिंग दो स्मॉल लिटिल गैप्स ऑफ योर वीक एरियाज. मैंने मॉक लिखा, मेरे को वीक एरियाज दिखा, मैंने और प्रैक्टिस कर डाली. मेरे को ये टॉपिक दिखा कि यार ये इसमें मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो रही है, क्यों हो रही है, मैं वापस रिवाइज किया, मैंने और प्रैक्टिस की, मैंने उसको ओवरकम कर दिया. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मार्जिन ऑफ एरर है वो आप कम करते हो इन द सेकेंड ईयर, रादर देन कि आप सब कुछ सेकेंड ईयर में ही आके करो. तो फिर वो एज जो आपके पास था व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड इन 11th, दैट वो एज ही लूज हो गया. सो आई थिंक दैट शुड आइडियली बी द रोड मैप. एक और चीज होती है 11thers के लिए कि वो सोचते हैं कि मुझे जीके पढ़ने की तो जरूरत है नहीं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मेरे लिए जीके तो नेक्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट है. फेयर पॉइंट है, वो रेलेवेंट होता है, बट अगेन जीके इज समथिंग व्हिच बिल्ड्स योर टेम्परामेंट. इन द फर्स्ट ईयर व्हाई यू शुड रीड जीके इज बिकॉज वो आपको टेम्परामेंट सेट कर देता है आपका, कि आपको कितना समय देना है, आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको कितना रिविजन करना पड़ता है, आपको रिटेन करने के लिए आपको कितना. तो सेकेंड ईयर वुड बी कि नाउ आई नो कि मुझे जीके को कितना टाइम देना है. भले मेरे टॉपिक्स चेंज हो गए, इवेंट्स बदल गए, बट आई नो कि मुझे टाइम कितना लगता है. तो नाउ आई कैन मैनेज माई 12th बोर्ड्स, आई कैन मैनेज माई क्लैट प्रिपरेशन 4 सब्जेक्ट्स, एंड आई नो कि मेरे को अपने को जीके को कितना टाइम देना है. पूरी स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाती है, पूरी स्ट्रैटेजी आपकी बिल्ड हो जाती है फॉर सेकेंड ईयर. तो दैट इज हाउ आई थिंक द रोड मैप शुड लुक लाइक. ये मेरे लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि अगर जिन बच्चों को अपने रिजल्ट के बेसिस पे अगर टॉप एनएलयू नहीं मिला है, तो क्या उसके बाद भी लॉ परस्यू करना एक डिसेंट ऑप्शन है? हाँ, मतलब लॉ करना इज द एंड गेम. सिर्फ एनएलयू से ही करना इज नॉट द एंड गेम, या टॉप एनएलयू से करना ही इज नॉट द एंड गेम. योर लाइफ डज नॉट एंड, or the journey for law does not end just because you don't have a tag of a top NLU. Okay. ऐसा कुछ नहीं होता. See, ultimately, building that acumen of understanding the law, appreciating the law, and the love for the law is what matters. Okay. वो आप कहीं पे भी रहो वो होगा, right? आपको कितना मजा आ रहा है, आपने क्यों स्टार्ट की थी ये जर्नी? Why do you like reading the law? वो आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपको लॉ पढ़ के वो मजा आएगा. तो इवन इफ यू हैव नॉट गॉटन अ टॉप लॉ स्कूल, दैट इज ओके. यू विश कि मेरे को एक और अटेम्प्ट लेके कुछ और बेटर कॉलेज जाना है, मे बी दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, कैन बी डिस्कस्ड डिफरेंटली. बट क्या मैं लॉ का प्लान ही ड्रॉप आउट कर दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. शुड आई गो टू अ गुड डिसेंट कॉलेज एंड फोकस ऑन pursuing and studying and building my acumen of understanding the law? Yes, absolutely. Do some good internship, stay in touch with good people from the fraternity. आप जितने अच्छे lawyers के साथ internship करोगे, काम करोगे, पढ़ोगे, आप उतना सीखोगे, आपका वो interest और inclination उतना बढ़ेगा. And after a point you realize कि that tag of a good law school helps you for a very, very minuscule thing of putting your foot in the door. Okay. उसके beyond it's just कि आपको कितना आता है, आपने कितनी प्रैक्टिस की, आप कितने मेहनती हो. ठीक है. वहां पे टैग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है. मतलब इफ आई नो वे मोर देन यू, आप एनलेस बैंगलोर के होगे, मैं एक डिसेंट XYZ प्राइवेट लॉ कॉलेज का हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे ज्यादा मेहनती हूँ, मुझे ज्यादा बेटर समझ में आता है, मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, तो आई वुड बी प्रेफर्ड ओवर यू. Of course. तो like I said, मतलब आपका हार्ड वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. और सर क्या कंप्लीट ड्रॉप लेना एक फीजिबल ऑप्शन है फॉर लॉ? देखो, अगेन वेरी वेरी पर्सनल चॉइस. 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लो, या पे कंप्लीट ड्रॉप ले लो. कंप्लीट ड्रॉप लेते हो तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि यार आप डिसइल्यूजन्ड ना हो जाओ कि यार मैंने ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मुझे दोबारा से वही चीज पढ़नी पड़ रही है. तो कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो जब पूरा कंप्लीट ड्रॉप लेते हैं ना, तो वो बीच में ही फिर थोड़ा, एक तो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं,
फिर उसके बाद बीच ही में थोड़ा डिसोल्यूशन हो जाते हैं कि अरे ये सारे टॉपिक्स तो मेरे पढ़े हुए, मेरे खाली वीक एरियाज ही हैं। नहीं, फिर यू हैव टू Start from the रीसेट द इंटायर थिंग कि भाई एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है और फ्रेश स्टार्ट करना है, मेरे को कुछ नहीं आता है। अगर आप वैसे सोच के रीसेट करके अपने को स्टार्ट कर रहे हो तब तो एक कंप्लीट ड्रॉप लो। ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार, मतलब मेरे फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हैं, मुझे बस अपने को फाइन ट्यून करना है, देन आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, टेक अ पार्शियल ड्रॉप। बट वहां पे चैलेंज कुछ और आते हैं। वहां चैलेंज होता है फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज इज ऑलवेज वेरी ट्रिकी। हाँ, यही क्वेश्चन था मेरा कि पार्शियल ड्रॉप के साथ फिर कैसे मैनेज करे बच्चा अपनी प्रिपरेशन। क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर कॉलेज बहुत ट्रिकी होता है, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, यू वुड नेचुरली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो आपका वहां पे टाइम भी बहुत जाता है, फिर आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी होती है, एंड देन यू हैव क्लैट प्रिपरेशन ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इन सब में कॉलेज की पढ़ाई, को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह अपर हैंड ले लेती है। ये दो जो है, क्योंकि एकदम इमीडिएट ये प्रेजेंट में चल रहा है। हाँ। क्लैट प्रिपरेशन होगा फ्यूचर में, बिकॉज क्लैट एग्जामिनेशन आएगा दिसंबर में। तो मैं वो अगर मैं भूल गया तो फिर मेरा क्लैट एग्जामिनेशन इम्पैक्ट हो जाएगा। तो पार्शियल ड्रॉप जो है वो फिर यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि मेरा प्रेजेंट अभी ठीक है जो है, बट मेरे को अपना फ्यूचर नहीं भूलना है कि मेरे को दिसंबर में एग्जाम लिखना है। ओके। तो आई विल हैव टू मैनेज इट दैट वे कि ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कम कर दूं, बहुत मिनिमम अमाउंट में अपने स्केड्यूल को मैनेज करूं, whereas I give a lot of time to my CLAT preparation also so that I can fine tune. Okay. And that is how you navigate your partial drop. Okay. एंड यस, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब मैंने मेरे कॉलेज डेज में देखा था, बच्चों ने ड्रॉप करके, हर साल देखते हैं बच्चे ड्रॉप करते हैं, एनएलयूज जाते हैं, थोड़े उनको लगता है कि हमको और बेटर एनएलयूज मिल सकता था। तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जंपिंग फ्रॉम अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची टू नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। Okay. वो भी होता है कि मतलब, बट हाँ, वो उन दैट इज हाउ दे नेविगेट द एंटायर जर्नी ऑफ द फर्स्ट ईयर लॉ स्कूल। स्ट्रीम का आंसर करते समय आपने बोला था कि अभी बहुत सारे एनएलयूज में भी इंट्रोड्यूस हो गया दैट बीए एलएलबी के साथ वी हैव बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी एज वेल। तो करियर अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंस आता है अगर हम इन अलग अलग फील्ड्स की बात करें तो? सी ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता करियर अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। दीज आर सब्जेक्ट्स विच विल हेल्प यू इन सर्टेन वेज। ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ उसी के कारण आपको कोई लॉ फर्म की जॉब मिल जाएगी, या उसके कारण आपको कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी, या इन हाउस काउंसिल की जॉब मिलेगी, या बैंक में जॉब मिलेगी। आपने बीकॉम एलएलबी किया है तो ही आप बैंक में जाके लीगल ऑफिसर बन सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। आपने बीएलएलबी किया है तो भी आप वहां जा सकते हो, आपने बीएससी एलएलबी किया है तो भी वहां जा सकते, आप कुछ भी कर लो। सो बेसिकली योर ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नहीं है। ओके। It is ultimately you are becoming a law officer, you are becoming a law person. So your expertise and understanding of the law will become important, right? वो ज्यादा देखा जाएगा। ये एक बेस जरूर सेट कर सकता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बी अ लिटिगेटिंग लॉयर एंड मैंने बीए पढ़ा हुआ है, मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मैं साइकोलॉजी पढ़ा है, तो मैं कई जगह पे मेरा जो सोचना है as to how I present my arguments, how I frame my arguments, मैं वहाँ पे साइकोलॉजी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके जरूर आऊंगा। कि मैं जज की साइकोलॉजी समझ के उसको मूव कैसे कर सकता हूँ, मैं ह्यूमन साइकी को समझ के कैसे कर सकता हूँ। वर्सेस लेट्स से आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड आई एम लुकिंग एट अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। if I'm coming from a background where I know numbers, where I know accounts, तो my way of looking at things will be a little different, right? तो मुझे वहां पे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, बट डज नॉट मीन कि जस्ट बिकॉज मैं बीए करके आया हूं, मेरे सामने बैलेंस शीट रखी है तो मेरे को कुछ पता नहीं, समझ ही नहीं आएगा। हाँ। फॉर दैट आई कैन ऑलवेज टेक एड ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू गेट दोज इनसाइट्स, क्योंकि बट मेरी एक्सपर्टीज इज अंडरस्टैंडिंग द लॉ। वो लॉ के क्या रूम्स है जहां पे मैं क्या फिट कर सकता हूं इज माई एक्सपर्टीज। तो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प आप बिल्कुल ले सकते हो। तो बहुत ज्यादा ऐसे करियर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो मतलब मेरा एक बस सिंपल सा लॉजिक है, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में बीएलएलबी है, वहां के बीएलएलबी के बच्चों की प्लेसमेंट फिर कॉर्पोरेट लॉज में नहीं हो रही होती,
वो आर्ट्स पढ़ के आ रहे हैं तो कॉर्पोरेट में कैसे जाएंगे, नहीं होता, हम्म राइट। बहुत से टॉप लॉ स्कूल्स के जो बीए के बच्चे हैं, बीए एलएलबी के बच्चे हैं, उनकी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स नहीं हो रही होती। ऐसा नहीं होता है, मतलब उनकी प्लेसमेंट्स हो रही है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज दैट यू नीड टू नो द लॉ, वो आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए। ओके, दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। The pleasure is all mine, and wishing all the students all the very best. थैंक यू। Thank you.